नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विषय है अनुस्वार, अनुनासिक। बच्चों, आपने शब्दों के ऊपर दो तरह के बिंदु लगे देखे होंगे। एक साधारण बिंदु जिसे अनुस्वार कहते हैं, दूसरा चंद्र बिंदु जिसे अनुनासिक कहते हैं। दोनों ही दिखने में बिल्कुल अलग हैं। दोनों की ध्वनि और उच्चारण भी अलग अलग है। इनका प्रयोग कहाँ और कैसे होता है, उन्हें हम नियमों द्वारा समझ सकते हैं। आज इन्हीं नियमों को मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुस्वार, उसकी पहचान और उसके नियमों को समझेंगे। अनुस्वार के प्रयोग को समझने के लिए हम इसे तीन भागों में बांट लेते हैं। अनुस्वार का सबसे पहले हम चिन्ह पहचान लेते हैं। ये देखिए, ये चिन्ह है अनुस्वार का। शब्द के ऊपर जो आप शिरोरेखा देखिए, ये जैसे इसके ऊपर ये शिरोरेखा, ये जो सीधी लाइन हम खींचते हैं इसे शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। तो इसके प्रयोग को समझने के लिए हमने इसे तीन भागों में बांटा है। एक नासिक्य व्यंजन के स्थान पर, दूसरा अनुस्वार के रूप में, तीसरा अनुनासिक के स्थान पर। नासिक्य व्यंजन के स्थान पर, नासिक्य व्यंजन के स्थान पर समझने के लिए हमें हिंदी वर्णमाला को समझना होगा। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये पांच वर्ग हैं हमारे। हमने इन्हें पांच वर्गों में पहचाना है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एंड प वर्ग। इसके जो ये पांचवें वर्ण हैं, जिन्हें हमने एक गोले में डाला है, एक सर्कल में डाला हुआ है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? पंचम वर्ण कहलाते हैं। पंचम वर्ण, ना ये स्वर है ना ये व्यंजन है। इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार है ये हमारे पंचम वर्ण। तो अगर क वर्ग के किसी भी वर्ण से पहले पंचम वर्ण आ रहा है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ रहा है, तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। ऐसे ही च वर्ग का अगर पंचम वर्ण उसके आगे इनसे किसी से भी पहले अगर ये आता है, च, छ, ज, झ से पहले अगर यह आता है, तो हम उसका क्या करेंगे? उसे हम अनुस्वार यानी कि बिंदु के रूप में लिखेंगे। सभी के ट, त, प, इन सब वर्गों के साथ यही सेम रूल अप्लाई होगा। एक एक उदाहरण शब्द भी इनके सामने लिखा है। जैसे अब हम ये पढ़ लेते हैं, घंटा। अण, अण इसके साथ आया है, तो ट, ठ, ड, ढ में ट के साथ, ट से पहले अण आने की वजह से वो आधा ना लिखने की बजाय हम उसे कैसे लिखेंगे? हम उसे अनुस्वार बिंदु के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। ऐसे ही दंत और चंपा शब्द का हमने प्रयोग किया है, यानी कि क, ट, क, च, ट, त, प वर्ग के व्यंजनों से पहले पंचम वर्ण आने पर वह बिंदु रूप अर्थात अनुस्वार का रूप ले लेगा। अनुस्वार के रूप में ये उसका दूसरा प्रयोग है। अब हमारे पांचों वर्ग के अलावा जो हमारे पास वर्ण बचते हैं, जैसे य, र, ल, व, श, श, स, ह से पहले यदि अनुस्वार आ जाए तो वह अनुस्वार का चिन्ह लगता है। जैसे य, र, व, श, श, इससे पहले अनुस्वार आया है, इसलिए हमने लिखा है उसे बिंदु के रूप में, उसके चिन्ह के रूप में प्रयोग किया है, ना कि उसके मूल रूप में। संयम, संरचना, संवेदना, संशोधन, अंश। अनुनासिक के स्थान पर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें जहां चिन्ह आना चाहिए वहां मात्रा भी लगी होती है। तो क्योंकि वहां मात्रा लगी है, पहले से ही वहां मात्रा है, तो वहां चंद्र बिंदु, अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु लगाने की जगह नहीं होती, इसलिए वहां अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे नहीं, मैं, होठ,
चौक। फिर यदि अनुस्वार के बाद पंचम अक्षर ण, पंचम अक्षर अंग, ण्य, ण, न, म आता है तो अनुस्वार का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है, यानी कि अनुस्वार के रूप में ही किया जाता है। उसके बिंदु रूप को स्वीकारा नहीं जाता। उसका बिंदु रूप जो है वो शब्द को अशुद्ध कर देता है, वो अशुद्ध शब्द के रूप में किया जाता है, ना कि के अशुद्ध रूप में किया जाता है। जैसे अन्न, न से पहले अगर आधा न आ गया, अनुस्वार आ गया, तो उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? उसको हम आधे न के रूप में ही लिखेंगे, हम उसको बिंदु में नहीं प्रयोग करेंगे, यानी कि उसका ये रूप जो है वो वर्तनी अशुद्ध मानी जाएगी, वो स्पेलिंग रॉन्ग मानी जाएगी। जन्म में क्या है, दो अलग अलग अनुस्वार आ गए, म अलग है, न अलग है, लेकिन फिर भी इसलिए म अलग है, न अलग है, अलग अलग होने पर भी, पर वो है तो पंचम वर्णी, है तो अनुस्वारी, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें उसे आधे न के रूप में लिखेंगे, उसे बिंदु के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे ही सम्मेलन में हमने किया है, दोनों एक जैसे, पर एक दोनों एक जैसे आए हैं, पर फिर भी क्योंकि वो दोनों पंचम है, पंचम वर्ण है, अनुस्वार है, इसलिए उनको बिंदु रूप में ना लिखकर अनुस्वार के मूल रूप में ही उसका प्रयोग किया जाएगा। अब हम अनुस्वार पढ़ते हैं, तो अनुस्वार हम कर चुके हैं, अब हम अनुनासिक करेंगे। जी, अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में भू के साथ साथ नासिका यानी नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख, भू और नाक दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। और इनका चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु। अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु की ध्वनि वास्तव में क्या है? स्वरों का गुण होती है। अब जैसे व्यंजन है, ऐसे ही हमारी वर्णमाला में स्वर भी है। अब स्वरों में जो स्वर वाले, जिन शब्दों में स्वरों का प्रयोग होता है, मात्राओं के रूप में नहीं, वैसे स्वरों का प्रयोग होता है, मात्राओं के रूप में भी होता है, पर स्वरों का, जिन शब्दों में स्वरों का प्रयोग होता है, वहां क्या करेंगे? स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा आदि। इन सभी शब्दों में अनुनासिक लगाया गया है। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार के बिंदु का प्रयोग। जिन स्वरों में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, वहां अनुनासिक के लिए जगह की कमी के कारण अनुस्वार बिंदु लगाया जाता है। शिरोरेखा शब्द के ऊपर खींची जाने वाली लाइन को शिरोरेखा कहते हैं। ये कुछ इन नियमों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नहीं, मैं, गोद, इनमें क्या आना चाहिए? इनमें आना चाहिए अनुस्वार, अनुनासिक आना चाहिए, लेकिन क्योंकि इन सभी शब्दों में, जैसा कि हम देख रहे हैं, शिरोरेखा से ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं, जैसे नहीं में ई, मैं में ए, गोंद में ओ की मात्रा का चिन्ह लगा हुआ है। तो इनमें क्या है? इन चिन्हों पर जब हम अनुनासिक का चिन्ह लगा रहे हैं, तो हम पाते हैं कि उनके लिए पर्याप्त स्थान ही नहीं है, जगह ही नहीं है, इसलिए इन सभी मात्राओं के साथ अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाया गया है। लेकिन ध्यान देंगे कि इससे इनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जब हम इनका उच्चारण करेंगे, तो हम इनका उच्चारण अनुनासिक की तरह ही करेंगे, अनुस्वार की तरह नहीं करेंगे। लगाएंगे अनुस्वार, उसका कारण आपको पता चल गया क्यों लगाएंगे, क्योंकि वहां पर जगह की कमी है। लेकिन इनका जब उच्चारण करेंगे तो अनुनासिक की तरह ही करेंगे। जिन शब्दों में विभिन्न नासिक्य व्यंजन
संयुक्त होते हैं या पंचम अक्षर द्वित होता है, वहां अनुस्वार का, द्वित मतलब आधा होता है, वहां अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे वाङ्मय, जन्म, सम्मान आदि। पहले शब्द वाङ्मय में विभिन्न नासिक्य व्यंजन अंग और म एक साथ आए हैं। इसी प्रकार जन्म में भी दो विभिन्न संयुक्त नासिक्य एक साथ आए हैं, जबकि सम्मान में पंचमा अक्षर का द्वित्व अर्थात नासिक्य व्यंजन है, तो एक ही परंतु म द्वित्व है। अतः इन सभी शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा रूल है, यदि पंचम वर्ण य, व, ह से पूर्व आता है तो उसका अनुस्वार रूप नहीं होता। जैसे पुण्य, समन्वय, तुम्हें आदि। आपने देखा होगा इनमें क्या है, इनमें हम पंचमा अक्षर को, पंचम वर्ण को हम क्या क्या कर रहे हैं, आधा कर कर ही लिख रहे हैं, उसके बिंदु रूप को नहीं लिख रहे। इन सभी शब्दों में पंचमा अक्षर ण, न, म के पश्चात य, व तथा ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है। धन्यवाद। आई होप कि आपको ये अनुस्वार अनुनासिक के नियमों का अच्छे से पता चल गया होगा, समझ में आ गए होंगे। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इनको समझिएगा और उसके बाद जो वर्कशीट आपको भेजी गई है उसको करने की कोशिश करिए। थैंक यू।